हमने ये एमसीक्यूज करना है, 8 नंबर एमसीक्यूज, 8वां एमसीक्यू चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, जो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं एमडीकेट के हवाले से या इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कर रहे हैं हम टॉपिक के हवाले से, इन एमसीक्यूज को अगर आपने देखना है तो शुरू में तो हमें न्यूमेरिकल क्या है, उससे आगे जाके आप देख लें तो आपको ये एमसीक्यूज और ये न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने किए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस किए, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको करेंगे ताकि हमारे फार्मूले पक्के हो जाएं और इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बुक में भी दिए होंगे, वो भी कैसे हल होंगे आप ऐसे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एमडीकेट के हवाले से भी डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वाली वीडियो के ऊपर, और इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। तो चलिए अब यहाँ पे देखें, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड। ये कोई ग्राउंड है, इससे हमने किसी पार्टिकल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट कर या कितने एंगल से, 45 डिग्री की, एट एंगल ऑफ 45 विद इनिशियल वेलोसिटी। हमने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी दी, वो कितनी है, 20√2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ सबमिट। मैं डेटा लिखता हूँ कि यहाँ पे आपको जो एंगल दे रहे हैं वो 45 डिग्री का दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो दे रहे हैं वो 20√2 मीटर पर सेकंड का दे रहे हैं, और जी भी दे रहे हैं वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दे रहे हैं। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट या वहाँ से शुरू करें, फाइंड क्या क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है, यानी कि रेंज आपने फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ जो मैक्सिमम हाइट है वो भी फाइंड करनी है, ठीक है जी, ये भी आपने फाइंड करनी है। और टी प्राइम का क्या मतलब होता है, टाइम ऑफ सबमिट, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, ये भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि तीसरी चीज़ क्या है, टी प्राइम यानी कि टाइम ऑफ सबमिट। टाइम ऑफ सबमिट भी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। चौथी चीज़ जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी एफ का मतलब होता है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लेनी। अब इनके लिए निकालने का बहुत आसान तरीका है, अगर हमें फार्मूले याद हो तो। फार्मूले तो याद हैं सर, आप बोलें तो सही। अब देखें रेंज का फार्मूला क्या होगा, आप ये इससे रेंज निकालें, सही हो गया। रेंज का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, सही है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दें तो रेंज निकलने वाली है। वी आई कितना है, 20 है, √2 है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, साइन 2 थीटा कितना है, 45 डिवाइडेड बाई जी कितना है, 10। जी 10 लिया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। आपने आपके बुक में 9.8 लिया होगा, लेकिन 9.8 जब आप लेंगे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी वैल्यूज दी हैं ताकि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ ना करूँ, बिना कैलकुलेटर को आपको कैलकुलेट करके कंसेप्ट समझा दूँ। बात समझ आई कि नहीं? अब देखें रेंज इक्वल टू, ये 20 के ऊपर भी स्क्वायर होने वाला है और √2 के ऊपर भी स्क्वायर होने वाला है, ठीक है सर। साइन ये क्या होगा, 90 डिग्री। कैसे, 245, 2 × 45 जब करेंगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा। अब देखें रेंज निकलने वाली है, 20 को मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, ये कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 10 आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? तो क्या हो सकता है, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20 आ गया। तो रेंज मिलने वाली है हमें, रेंज इक्वल टू 20 फिर 2 फिर 2, रेंज इक्वल टू 20 2 2 4, रेंज इक्वल टू 80 मीटर, यानी कि ये 80 मीटर आगे तक जा सकता है ये प्रोजेक्टाइल। रेंज इसकी कितनी आई, 80 मीटर। रेंज तो फाइंड हो गई। अब हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसकी रेंज कितनी है यहाँ आगे तक, ये जो रेंज है वे 80 मीटर है। तो अब चलो बाकी मिटा देते हैं ताकि हम दूसरी चीज़ फाइंड कर सकें, मैक्सिमम हाइट। तो न्यूमेरिकल कुछ नहीं बच्चों, इसी तरह होंगे, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम हाइट हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट के फार्मूले याद होने चाहिए आपको। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा, एच मैक्स इक्वल टू, इसके लिए आपने पढ़ा था वी आई साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g था, सही।
अब यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दो, हो जाएगी, काम तमाम हो गया। मैक्सिमम हाइट इक्वल टू वी आई क्या है, वी आई है जी 20√2 साइन क्या करेंगे बच्चों, साइन थीटा है तो थीटा कितना लगाना है 45, टू जी कितना करना है 10, तो इनके ऊपर स्क्वायर है, ये बात याद रखें। आपने ऐसा नहीं करना कि लिखते हुए ऊपर स्क्वायर नहीं बोलना, स्क्वायर लगाना है। तो मैक्सिमम हाइट मिलेगी आपको वो कितनी, देखें 20√2 के ऊपर तो क्या आ गया, तो स्क्वायर आ गया। यहाँ पे साइन 45 आपको मैं साइड पे बता दूं कि साइन 45 की वैल्यू आप 1/√2 लिख सकते हो। ये तो कैलकुलेटर से भी देख करेंगे तो ये क्या आएगी 0.707 आ जाएगी। खैर अब इसको क्या कर सकते हैं 1/√2 इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे, सही है सर। डिवाइड बाई 2g है, 210 है तो 2 10 20 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब ज़रा आ जाए इस तरफ, तो मैक्सिमम हाइट हमने निकालनी है कि ऊपर कितना ये जा सकता है, ठीक है। 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 दफ़े लिखना, ये तो कट जाएगा इसके साथ, जस्ट 2 आ जाएगा, नीचे आ जाए 20 आ जाएगा। और ये क्या है, ये भी 1 के ऊपर भी स्क्वायर, √2 के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, √2 के ऊपर स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 2, तो इधर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 2। अब ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, एक 20 गया, तो मैक्सिमम हाइट जो ऊपर जा सकता है वो कितना जा सकता है 20 मीटर, यानी कि ये ऊपर जो जाएगा यहाँ से हाइट जो ग्राउंड से ऊपर तक, ये जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर की हाइट होगी इस वाले प्रोजेक्टाइल की। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इजी है, लेकिन आपने कैलकुलेटर से करना होगा। खैर अगर आपको मैथ अच्छी है तो हो जाएगी, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने निकाल लेनी है क्या चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ सबमिट। बहुत इजी है, सबमिट टाइम मतलब यहाँ से ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाते हुए कितना टाइम इसने लिया है ये कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ सबमिट का आपने फार्मूला क्या है वो चेक करें। जैसे टाइम ऑफ सबमिट का फार्मूला आपको याद होगा, शुरू में हमने जब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन की थी तो पहले ही हमने टाइम ऑफ सबमिट निकाला था। टाइम ऑफ सबमिट को टी प्राइम से लिखते हैं, तो ये क्या आएगा टाइम ऑफ सबमिट का फार्मूला वी आई साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। अब ये फार्मूला बहुत ही इजी है, तो क्या कर सकते हैं, वी आई कितना है 20√2, साइन कितना 45, जी कितना 10, तो टी प्राइम क्या निकलने वाला है 20√2/10, और साइन 45 की वैल्यू भी √2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाए टाइम ऑफ सबमिट क्या मिलने वाली है 20/10, तो क्या आएगा 0 से कैंसिल 2 सेकेंड, यानी कि टाइम ऑफ सबमिट कोई टाइम है तो यहाँ से यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचने के लिए ये कितने सेकंड ले रहा है 2 सेकंड ले रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी समझ आओगी। सर बार बार उम्मीद करता हूँ, आप पढ़ा रहे हैं तो बस पढ़ाई जाएँ, उम्मीद करता हूँ कि क्या होता है, ठीक है चलो नहीं बोलते अब नेक्स्ट है ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लेनी है, ठीक है जी। क्या निकाल लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बहुत इजी है, फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला बता दो क्या है, आप तो नहीं बता सकेंगे, मैं ही बोल देता हूँ 2vi साइन थीटा बाई जी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकलने वाली। तो टी एफ इक्वल टू 2vi कितना है बच्चों 20√2, साइन क्या हो गया 45 लिख दें, डिवाइडेड बाई जी कितना 10। अब आसान हो गया काम। अब देखें टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 × 20√2 साइन 45, ये नीचे क्या है 10 है, तो इसको जगह हम लिख सकते हैं √2, ये कट जाएगा। तो क्या निकलने वाला है टी टाइम ऑफ फ्लाइट 20 × 2 20 10 ये कट जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 × 2 टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आसान है, आप आसान तरीका ये था, आप जब टाइम ऑफ सबमिट निकाल चुके थे ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। टाइम ऑफ सबमिट बेसिकली टॉप तक होता है, उतना ही आगे जाने में लगेगा टाइम, तो इसलिए आप उससे 2 से मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको हमेशा अगर एमसीक्यूज में आता है कि किसी बॉडी की टाइम ऑफ सबमिट ये है लेकिन 2 सेकेंड है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो आप फार्मूला लगा के नहीं उसमें लंचों में पढ़ना, एमसीक्यूज आ सकता है इस तरह कि बोल दे कि टाइम ऑफ सबमिट जो है वो 2 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो कुछ भी डाटा ना दे उसकी मर्जी, आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही 4 सेकेंड होगा।
अंडरस्टूड वाली बात है यार, जितना इधर तक जाने लगेगा इतना आगे भी जाने दो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे भी निकाल सकते हैं, या टाइम ऑफ फ्लाइट दे दे, टाइम ऑफ सबमिट पूछ रहा है, तो टाइम ऑफ सबमिट से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते वक्त हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट दे दे, टाइम ऑफ सबमिट निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दो। ये मान ले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड दे रहा है, तो आप टाइम ऑफ सबमिट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकलेगा बच्चों, 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड टाइम ऑफ सबमिट होगा। मतलब एक तरह से आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप हो गया कि हमें एक चीज़ दे तो दूसरी चीज़ कैसे निकालना। तो अब जाते हैं सबमिट पे। यहाँ पे जो के एस है, मैं कहता हूँ जो के एस है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट सबमिट वाली एनर्जी, ठीक है। जो सबमिट पे है, वेयर दी काइनेटिक एनर्जी एट सबमिट इज इक्वल टू, जो सबमिट की काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टॉप एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। टॉप नहीं है, 1/4 है जो सबमिट की काइनेटिक एनर्जी है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है वो जो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे थी उसके 1/4 है। यानी कि सबमिट वाली जो है, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के में जो काइनेटिक एनर्जी थी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, के आई क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, के आई क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कंडीशन के मुताबिक कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी एट सबमिट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो इक्वल है 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए अब इसके ऊपर ज़रा हम बात करते हैं डिटेल में। अब कोई भी काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो सबमिट की है वो इक्वल होगी 1/2 mv² के। लेकिन मैच तो मैच ही रहेगा जब ये टॉप सबमिट पॉइंट पे जाएगा, लेकिन वी नहीं रहेगी। यहाँ पे सबमिट पे वी क्या होती है, ये आपने प्रोजेक्टाइल में शुरू में डिटेल में पढ़ा है। जो सबमिट पे वी जो है ना, सिर्फ 2 कंपोनेंट हो गए वी के, एक वी एफ एक्स होगा, एक वी एफ वाई होगा। वी एफ वाई तो 0 होता है, सिर्फ वी एफ एक्स रहेगा। वी क्या होगा, वी एफ एक्स होगा। और वी एफ एक्स क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको पिछले वाला टॉपिक आ जाना चाहिए। तो वो क्या है कि वी एफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये आप चेक करना चाहते हैं तो पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं। वी एफ एक्स इक्वल होगा वी आई कास थीटा के। क्या है, किसके इक्वल होगा, वी आई कास थीटा। तो मैं v की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो v वी एफ एक्स के इक्वल है और वी एफ एक्स वी आई के कास थीटा के इक्वल है। इसका मतलब है v और वी आई कास थीटा इक्वल होने वाला है। तो मैं यहाँ v की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी आई कास थीटा। अब इसको मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी सबमिट है वो इक्वल हो जाएगी 1/2 m वी आई कास थीटा का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी सबमिट है वो इक्वल होगी 1/2 m वी आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये कुछ होने वाला है। अब देखो ये एम वी आई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/2 एम वी आई स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको इक्वेशन 1 कहो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ये एम वी आई स्क्वायर। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सर्कल की हुई जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के एस इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि जो के एस है वो काइनेटिक एनर्जी सबमिट है, और के आई क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और कास स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। यह डेरिवेशन कोई नहीं खा रहा हूँ, जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखें, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या बात गिवन है, कंडीशन के मुताबिक क्या बात हमें गिवन है वो आपको पता है कि 1/4 है। मैंने कंडीशन ऊपर लिखी है कि कंडीशन के मुताबिक जो काइनेटिक एनर्जी सबमिट वाली काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के क्या है, 1/4 है। तो अगर मैं इसको के एस की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 1/4 के आई है। इसको मैं इधर पुट कर दूं तो क्या आएगा, 1/4 के आई इक्वल टू के आई कास स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे के एस इनके मुताबिक इन्होंने जो बात दी थी वो क्या थी, 1/4 के आई थी। लेकिन हमने ये बात निकाली है अपने कंसेप्ट से कि टॉप मोस्ट पे जाके क्या होने वाली है, वहाँ से हमने ये बात निकाली। आप गलती से कुछ और वो नहीं समझना कि मैंने ऐसे नहीं लगाया, ऐसे नहीं लाया। ये कैसे लाया कि एक कंसेप्ट है हमें कि पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी ये होने वाली है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और जो सबमिट वाली काइनेटिक एनर्जी है, इनका रिलेशन है, ये इसका रिलेशन है। ये कंडीशन वो अपने हिसाब से बदल सकते हैं। कंडीशन वो बोले 1/2 है,
कंडीशन वो बदल देंगे, लेकिन ये कंडीशन चेंज नहीं होने वाली, ये हमने अपने कंसेप्ट से बनाई है। जो कंसेप्ट से बनी हुई कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी, ये चेंज कर सकते हैं वो, ठीक है, मतलब चेंज करके भी दे कंडीशन ये वाले तो आप कर सकोगे बाय यूजिंग दिस वन कंडीशन। ओके, तो यहाँ से क्या है कट जाएगा, 1/2 1/4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। अब जरा स्क्वायर रूट करें इसके ऊपर, तो ये 1/2 होने वाला है, 1/4 का स्क्वायर रूट, और ये cos थीटा होगा। अब ये हमें cos थीटा चाहिए, तो ये थीटा उधर जाके क्या होगा, cos इनवर्स हो जाएगा, ये आपको पता है 1/2 हो जाएगा बच्चों। 1/2 किसकी इक्वल होता है, cos इनवर्स 1/2, ये होता है 60 डिग्री के, तो मतलब आपका एंगल है वो 60 डिग्री होगा। जब आप 60 डिग्री के एंगल से इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 1/4 हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखें। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 किलो जॉल एनर्जी से फायर किया गया। अब वो कंसेप्ट जो आपको मैंने बताया था वो याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है फायर किया गया, तो मतलब ये है कि शुरू की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 1 किलो जॉल है, यानी कि 1 किलो जॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 किलो जॉल है तो इसका मतलब है 1000 जॉल है। इफ इट्स मैक्सिमम रेंज, इफ इट्स रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम का मतलब है कि अगर रेंज मैक्सिमम होती है तो हमें पता है एंगल कौन सा होता है, ये हमने डिस्कस किया है पैसे जो टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था कि मैक्सिमम रेंज की टॉपिक में। तो रेंज मैक्सिमम बोल रहा है तो यहाँ पे एंगल है वो आप खुद ही समझ जाना कि 45 डिग्री का है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री का है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1000 जॉल के बराबर होगी। इफ इट्स रेंज इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम रेंज है तो इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल होगा। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस टॉप पॉइंट पे यानी कि सबमिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपसे पूछ सकता है क्या है ही है, बोल दे 500 जौल है, बोल दे 1000 जौल है, बोल दे 300 जौल है, कुछ भी इस तरह ऑप्शन दे सकते हैं। तो चलिए अब हम चेक करना चाहते हैं, तो वो जो कंडीशन मैंने बोला था ना वो कंडीशन सेम रहेगी जो हमने कंसेप्ट से बनाई है। वो क्या थी जरा बताओ, के एस इक्वल टू के आई यानी कि इंटू कास स्क्वायर थीटा थी, के आई आपको दे रहा है, कास थीटा भी दे रहा है, तो आप सबमिट पे एनर्जी जो होगी वो आप हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस पूरे सफ़र के ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है वो अब हम निकाल सकते हैं। अब देखें तो के एस निकालना है, के आई कितना है, के आई कितना है बच्चों 1000 जॉल, ठीक है। कास थीटा यानी कि कास 45 डिग्री का स्क्वायर होगा, तो अब कास 45 डिग्री का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, कास 45 कैसे कर सकते हैं, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखें अब जे के एस इक्वल टू ये तो 1000 आएगा और ये 1/2 है तो ये 2 का कट जाएगा, √1 के ऊपर जब 2 स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो 25 यानी कि 500 होगी, जो टॉप मोस्ट पे है वो कितनी जॉल एनर्जी होगी बच्चों, 500 जॉल एनर्जी होगी। तो इस तरह से ऑप्शन आपको दे सकते हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ये हमने कैसे बनाया ये पीछे वाले एमसीक्यू में मैंने बताया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसी तरह का एक और है क्वेश्चन जिसके अंदर पूछ रहा है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, यानी कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है जिस उस पे मतलब एंगल पे जो रेंज बन रही है प्रोजेक्टाइल की, मान ले ये एंगल कितना है 15 डिग्री, लेकिन 15 डिग्री के एंगल पे जब प्रोजेक्ट किया तो इसकी जो रेंज बन रही है वो बता रहा है आपको, वो बन रही है कितनी 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर रेंज बन गई। इसने कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, उस पे जो रेंज बनी वो 50 मीटर बनी, और कितने एंगल पे बनी 15 डिग्री। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल इज 15 डिग्री, एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 50 मीटर, 50 मीटर बनी है। जब 15 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया 50 मीटर रेंज बनी है। इफ इट फायर विद सेम स्पीड, यानी कि जब आप फायर कर रहे थे रेंज जब आपको 50 मीटर मिली थी, उस वक्त जो प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया था उसी स्पीड से ही प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, लेकिन थोड़ा सा एंगल चेंज करके, यानी कि कितना रखा है 45 डिग्री पे, क्या रखा है 45। इफ इट इज फायर विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45, यानी कि अब 45 एंगल पे इसको फायर किया गया, देन
इट्स रेंज विल बी, तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, यानी कि अब 45 पे जब फायर किया गया तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज हमने 45 डिग्री पे बतानी है। ये किस पे भी थी, 15 डिग्री पे ये रेंज थी, तो 45 डिग्री पे क्या होगी ये पता करना है, लेकिन याद रहे स्पीड सेम है। तो पहले हम शुरू में जो 15 डिग्री पे जो रेंज थी और जो 15 डिग्री एंगल और 15 डिग्री पे रेंज जो 50 मीटर दी थी, इन दोनों को यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ये स्पीड निकलेगी, फिर हम इस एंगल पे जो रेंज बन रही है वो भी निकाल सकते हैं। इजी है, बने रहना। अब देखें समझना कैसे, यानी कि इस एंगल पे हम बात करते हैं, रेंज एट 15 डिग्री वो होगी आपके पास वी आई, वैसे फार्मूला होता है वी आई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी का। अब देखें रेंज 15 डिग्री पे कितनी है, 50 मीटर, तो मैं 50 मीटर लिखता हूँ, और वी आई कितना है, वी आई पता करना है। साइन क्या है, साइन आपके पास है जी 2 थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री डिवाइड बाई जी, तो 50 इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 15 30 ना, 30 डिग्री डिवाइड बाई जी। आपको पता है कि साइन 30 किसके इक्वल होता है, यानी कि साइन 30 इक्वल होता है बच्चों 1/2 के इक्वल होता है। तो मैं इस साइन 30 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2। 50 इक्वल टू वी आई स्क्वायर रहने दें, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 और जी पहले से है, तो ये क्या होगा 2 और जी मल्टीप्लाई हो गए, 50 इक्वल टू वी आई स्क्वायर रहेगा और 2g आ जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये 2g इधर लाएं, तो 50 इंटू 2g इक्वल टू वी आई का स्क्वायर, यानी कि 100g इक्वल टू वी आई स्क्वायर। वी आई स्क्वायर मिल गया, यानी कि इनिशियल स्पीड जिससे फायर कर रहे थे वो मिल गई। अब आप रूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके आप जब इसकी रेंज निकालोगे तो जी से कटेगा, इसलिए हमने निकाला। अब हम 45 डिग्री पे देखते हैं रेंज, तो वो क्या होगी, यानी स्पीड निकाली तो रेंज 45 पे निकल आएगी, इजी है। तो रेंज 45 पे बच्चों क्या हैगी, उसका फार्मूला वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, लेकिन 2 थीटा की जगह 45 लिख दूंगा और जी लिख देंगे, सही। अब क्या होगा, रेंज 45 डिग्री मिलने वाली है, वी आई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 100g और साइन 90 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 45 90 हो जाएगा, नीचे जी है तो जी से कट जाएगा। साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, साइन 90 1 के, तो यहाँ 1 लिख दें। रेंज 45 इक्वल टू 100 इंटू 1, यानी कि रेंज 45 जो मिलेगी बच्चों वो क्या है 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर आपका सही और दुरुस्त जवाब है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। तो अब देखें इस तरह का एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आपको दे सकते हैं कि इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हाफ है, यानी कि प्रोजेक्टाइल की रेंज हाफ होगी, किससे, मैक्सिमम रेंज से, यानी कि एक आम रेंज है किसी और एंगल पे है, मैक्सिमम रेंज तो आपको पता है किस पे होती है 45 डिग्री पे होती है, यानी कि जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज से हाफ है, यही मतलब होगा, जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज से हाफ है। इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। अब आपको बहुत सिंपल करके बताऊं कि आप कोई भी रेंज है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों रेंज इक्वल टू, ये कंडीशन है 1/2 इक्वल टू आर मैक्स, ये कंडीशन है। अब खाली रेंज का फार्मूला क्या होता है, ये अब रेंज पे ही चल रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। खाली रेंज का क्या फार्मूला है, वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ये फार्मूला रहता है। अब कोई भी रेंज है, रेंज मैक्सिमम का क्या होगा वो आपको पता है, रेंज मैक्सिमम का सिंपल होता है वी आई स्क्वायर बाई जी होता है, ये साइन 90 होता है तो इसको 1 लिखते हैं, इसको पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा वी आई का स्क्वायर साइन बच्चों 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 1/2, रेंज मैक्सिमम की क्या लिख सकते हैं वी आई का स्क्वायर बाई जी से कैंसिल, ये इससे गया। अब क्या मिलने वाला है, साइन 2 थीटा किसकी इक्वल आ गया 1/2, यहाँ से आप 2 थीटा को छोड़ के बाकी उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रहती है 30 डिग्री, आप कैलकुलेटर में चेक करें तो थीटा किसकी इक्वल होगा 30 डिग्री को 2 से डिवाइड करें, तो यानी कि थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि एंगल जो मिलने वाला है वो 15 डिग्री एंगल मिलेगा आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए।
तो चले अब देखें इस तरह के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको कैसे हल करेंगे वो देख लेना। अब देखें एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, एक्सेलरेशन जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जो जी होता है, उसके और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या होगा एट द मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वैसे नीचे से दो वेलोसिटी के कंपोनेंट बनते हैं Vx और Vy। टॉप मोस्ट पे जाके Vy जो है वो जीरो हो जाता है, सिर्फ Vx रह जाता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा हमेशा नीचे की तरफ, इधर भी जाके नीचे की तरफ। तो इधर इनके बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, वो आप बता सकते हैं कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के बराबर एंगल होगा। ये आपका ऑप्शन सी ठीक होगा। अब देखें ये तो इजी था, ये सब इजी है इसलिए मैंने ज़्यादा लिखे हैं, अगर थोड़ा सॉल्विंग वाला हो तो फिर ज़्यादा जगह छोड़नी होगी। एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री, यानी कि आपने 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया, यानी कि एंगल कितना है 45 डिग्री है। समझ आए बच्चों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू डैश टाइम ऑफ रेंज। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का होता है बच्चों, तो उस वक्त आपने एक रिलेशन पढ़ा था, यानी कि मैक्सिमम रेंज का। उस वक्त हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में क्या वो होता है रिलेशन, वो था रेंज जो मैक्सिमम है वो 4 टाइम होती है किसके, मैक्सिमम हाइट के, यानी कि हाइट से 4 टाइम हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 यानी कि मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हाइट है और वो डैश टाइम, यानी कि कितने टाइम होगी रेंज के, हाइट कितने टाइम होगी रेंज के। यहाँ तो हमने लिखा है रेंज 4 टाइम होती है हाइट के, तो रेंज कितने, हाइट कितने टाइम होगी रेंज के, वो आसान है। आप हाइट को अलग करें, यहाँ से ये रिलेशन आपको आता हो तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके हो जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर आप इसको वो कर देते हो, क्या कह रहा है कि इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, यानी कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे आपको पता है कि जब भी किसी को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो वो मैक्सिमम रेंज अचीव करता है। खैर यहाँ पे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है वो हम देखते हैं। एंगल कितना है 45 डिग्री है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ से जो प्रोजेक्ट की है हमने जिस वेलोसिटी से Vi, वो है कितनी कुछ है 45 Vi ही है बोला है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो Vi ही है, ये कोई वैल्यू भी दे सकता है आपको। ठीक है, अब जिसने सिंपली Vi ही दे दिया, यानी कि कुछ भी हो सकती है ये। द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि टाइम ऑफ, यानी कि टॉप जो सबमिट पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसके दो कंपोनेंट्स, वैसे आमतौर पर दो कंपोनेंट होते हैं पूरी जर्नी में, यहाँ पे वर्टिकल भी होगा हॉरिजॉन्टल भी होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, लेकिन टॉप मोस्ट पे जाके सिर्फ आपके पास कौन सा कंपोनेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है आपको पता है, VFY 0 होता है यार, कितने एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया ये। तो VFX क्या है, वो हो रहता है सिर्फ, वो किसके बराबर होता है, VI cos थीटा के। किसके बराबर होता है बच्चों, VI cos थीटा के। अब इसमें पूछा क्या है, यानी कि टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो टॉप मोस्ट पे तो वेलोसिटी है वो VFX होगी, लेकिन वो कितनी होगी VI cos थीटा। अब वैल्यूज को पुट कर दें, VFX निकालना है तो VI ही रहेगा, cos क्या करूं मैं 45 डिग्री, तो VI cos 45 को हम लिख सकते हैं 1/√2। तो ये कुल मिला के क्या होगा VI/√2, ये आपका यानी कि टॉप मोस्ट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि टॉप मोस्ट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो ये होगी। व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ये VI/√2 होगी, बाकी नहीं हो सकती। जीरो आप अगर कर देंगे, ये कंसेप्ट भी बना रहता है हमारा कि जीरो होती है, लेकिन वहाँ जीरो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल फिर भी रहता है, आप जीरो भी नहीं समझना, सही हो गया। तो V/2 भी नहीं हो सकता, और ये VI/4 भी नहीं हो सकता। अगर एंगल हमें 30 का दे देते यहाँ से, ठीक है 60 का एंगल देते, कौन सा एंगल 60 का एंगल देते, तब V/2 हो सकती थी। वो कैसे हो सकती थी देख ले, अगर 60 से आप थ्रो करते तो VFX क्या होती, VFX होती VI cos थीटा,
अब वी आई ही होगी, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, इस तरह होती है, इस तरफ वी आई बाई टू आता है। ठीक है, समझ आ गई। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जिसमें क्या बात कर रहा है। देखो ये आसान से क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर मुश्किल थे वो मैंने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो और भी अगर होते हैं तो हम इनको कवर अप करते जाएंगे। अब यहाँ पे 9 वाले में, 9th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने थ्रो किया, सो दैट इट ट्रेवल अ मैक्सिमम रेंज, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को जब हमने थ्रो किया तो ये क्या अटेंड करता है, मैक्सिमम रेंज अटेंड करता है। अगर ये मैक्सिमम रेंज अटेंड करता है, और वो मैक्सिमम रेंज कितनी है, ये बोल रहा है ये मैक्सिमम रेंज है 1000 मीटर की मैक्सिमम रेंज। तो कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम रेंज अटेंड कर रहा है, इट्स मीन कि इस वक्त एंगल इसका 45 डिग्री होगा। हाउ हाई विल इट राइज, यानी कि कितना ऊपर जाएगा, यानी कि आपको ये हाइट बतानी है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो आपने रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन पढ़ा है, ये बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह आते हैं रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में। तो रेंज, मैक्सिमम रेंज होती है वो हमेशा 4 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट होती है, तब जब एंगल 45 का होगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम रेंज अटेन कर लिया है। तो हम खुद ही अंडरस्टूड कर देंगे, खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री है, भले एंगल नहीं दिया हो, आपने ऐसे समझते हैं। हमें अब वी एच मैक्स चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, ये कितना है 1000 और डिवाइड बाई 4 रहेगा, और मैक्सिमम हाइट ये 4 उधर चला गया। अब जब डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 2 4, ये 500। अब मज़ीद जो 500 को हम डिवाइड करने लगेंगे 2 से, तो ये मैक्सिमम यानी कि हाइट मिलने वाली है, ये 250 मीटर आएगा। ये 250 मीटर जो है वो हमारा ठीक ऑप्शन है। तो समझ आ रही। तो नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज इस तरह के मज़ीद हम देखते हैं। देखिए जी, इस तरह के और क्वेश्चंस आ गए आपके पास। अब ए पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन, एक बंदा है जो स्टोन को थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम रेंज कितनी हो रही है, यानी कि आर मैक्स जो है मैक्सिमम रेंज मिल रही है 100 मीटर की। तो बोलता है द ग्रेटेस्ट हाइट विद सेम कंडीशन, अगर मैक्सिमम रेंज है तो उस वक्त ग्रेटेस्ट हाइट क्या हो, और ये 45 के एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आप रेंज वाले और रेंज वाले और मैक्सिमम हाइट के रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। थोड़ी देखो, इसको देखने में आपको लगेगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल है ये, इसी से आप कर सकते हैं। ये एक शार्ट ट्रिक समझो इसको। तो मैक्सिमम रेंज कितनी है 100, और इसकी डिवाइड बाय 4 करें आप, तो मिलनी क्या है आपको, तो मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो आप इसको 50 करोगे, पहले 50 को फिर 2 से डिवाइड करने होगा, तो ये क्या मिलेगी बच्चों, 50 का आधा 25 ना, 25 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, इजी है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी रेंज जो है वो 37 डिग्री पे कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर है। देखिए एंगल जब 37 का था, यानी कि जो रेंज 37 डिग्री पे मिल रही है वो है आर, और दूसरा कह रहा है कि एट व्हाट अदर एंगल, दूसरा कौन सा एंगल होगा विद हॉरिजॉन्टल इट्स रेंज विल बी आर, मतलब दूसरा कौन सा एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ जिसकी रेंज भी उतनी है। मान लीजिए एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है 37 डिग्री, अब इसी के साथ एक और भी अगर एंगल रहता है, उसकी भी रेंज उतनी ही होती है, सेम होती है। हमने कहा ना सेम रेंज वाला कंसेप्ट में हमने जब शुरू में पढ़ा था कि दो एंगल, मतलब एक एंगल थीटा है, कोई भी एंगल दे दें आपको, दूसरा एंगल पे रेंज क्या होगी, ये हम एक शॉर्ट ट्रिक या समझें उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। उस फार्मूले का प्रूफ भी मैंने यहाँ बताया था। मान लें अगर एक एंगल हमारे पास रहता है और दूसरा 90 माइनस वही एंगल करना होता है, तो इससे सेम रेंज मिलती है। मान लीजिए ये 20 है तो ये 90 माइनस 20, थीटा 20 है तो 90 माइनस थीटा, यानी कि कितना आएगा 90 माइनस 20 करेंगे। अब थीटा तो यहाँ क्या रखा है 20, तो इससे क्या आता था 70, यानी कि रेंज जो 20 पे मिलती थी वही रेंज 70 पे सेम होती थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक 37 पे आर मिल रही, तो 37 का ही और कौन सा एंगल होगा जिस पे भी
उस पर भी आर ही हो जाए। तो कोई भी एंगल दे दे, आपके यहाँ 45 का दे दे, दूसरा एंगल बताओ जिस पे कितनी होगी, 45 ही होगी। और तो 45 को 45 ही होती है। अच्छा, अगर आप थीटा कितना रखते हो 45, तो 90 माइनस 45 भी करेंगे तो 45 वाहिद एंगल है जिस पे हमेशा रेंज आ रही रहेगी। ठीक है, इसका दूसरा एंगल होता नहीं है 45 के, बाकियों का दूसरा एंगल होगा। मान लें 20 का दूसरा एंगल 70 है, इसे 37 का दूसरा एंगल क्या होगा? अगर ये 37 पे आर मिल रही तो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस 37। तो 90 माइनस 37 करने से क्या आ रहा है, 53। यानी कि रेंज जो 53 है उस पर भी आर मिलने वाली है, यानी कि एंगल जो 53 डिग्री होगा उस पर भी रेंज क्या होगी, आर ही होगी। अगर 37 पे आर है तो दूसरा एंगल अल्टरनेटिवली दूसरा एंगल निकालना बहुत आसान रहता है, 90 माइनस थीटा करके हम निकालते हैं। अब ये वाला देख लें कि दो बाल हैं, इनको हमने क्या किया, किधर रखें यार, ये दो बाल हैं जिनको प्रोजेक्ट किया हमने डिफरेंट एंगल से। अब डिफरेंट एंगल दिए, वो भी थोड़े से टेढ़े करके कैसे, देखें वो थोड़े इस तरह आपको दिए कंफ्यूज करने के लिए, उनका कोई ना कोई एंगल दिया हुआ है। अब देखें टू बाल से प्रोजेक्टेड किया गया, एक 60 डिग्री से एक 30 डिग्री से। आप समझेंगे कि इनका जो पहला बाल है 60 डिग्री और दूसरा बाल हम लेते हैं थोड़ा कम एंगल से 30 डिग्री। लेकिन ये 60 और 30 डिग्री ऐसे नहीं है, आप समझेंगे ये 60 डिग्री ऐसे करके करोगे तो नहीं है, लेकिन आगे पढ़ के देखो डायरेक्ट नीचे वाला नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। जो देंगे वो ये वाला एंगल ही आपका 60-30 देंगे, लेकिन इसने बोला है ये 60 और 30 विद वर्टिकल बन रहे, ये कंपोनेंट वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल के साथ है, वर्टिकल के साथ 60 और 30 है रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि विद वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि 60 डिग्री और क्या है दूसरा 30 डिग्री, मतलब ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री वर्टिकल के साथ बना रहे हैं। अब इनका अपोजिट सोच लेना, आपने अपोजिट सोच लेना है, ये 60 है तो ये कितना होगा, पूरा यहाँ से यहाँ कितना होता है बच्चों 90 का, ये 60 तो ये कितना होगा, 90 से 60 निकाल दो 30 का रहेगा। आपने इस एंगल से आपने जितने भी फार्मूले ड्राइव किए वो इस एंगल के मुताबिक किए हैं, आई समझ। और ये कितना होगा, ये 60 का होगा। तो अब आपके असल एंगल कौन से हो गए जो अभी निकालें, मतलब जो 30 वाला था वो असल में 60 होगा, क्योंकि जब हम उसका हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो 60 निकलेगा, और 60 वाले के जब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा। अब इनको काट दो जी, हमें एंगल मिल गए, ठीक है सर। एंड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, मान ले वी आई है, सेम इनिशियल वेलोसिटी रखिए, विद रेशियो ऑफ दियर टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो क्या होगी दोनों की, यानी कि एक होगा टाइम ऑफ फ्लाइट 60 के लिए, एक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा किसके लिए 30 के लिए, दोनों के लिए हमने निकालना है। फिर इनकी रेशियो मतलब डिवाइड कर देना है, तो कर दें डिवाइड। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट 60 पे निकाल दो, थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा हो, टाइम ऑफ फ्लाइट 60 पे निकाल दो। 60 पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है वैसे, 2vi साइन थीटा बाई जी होता है। अब यहाँ पे पुट कर दें, टाइम ऑफ फ्लाइट 60 पे पुट कर दें, 60 मतलब इस वाले पे, मैं इसको इधर ही निकालता हूँ, उसको उधर निकालूंगा ताकि आपको याद रहे। टाइम ऑफ फ्लाइट 60 पे निकाल दो, क्या होगा 2vi साइन 60 डिग्री बाई, नीचे बताओ 60 डिग्री बाई जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 60 पे निकल आएगी बच्चों 2vi साइन 60 किसके इक्वल होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और ये जी है, तो ये कुल मिला के क्या होगा 2vi √3/2g है, तो 2 से कैंसिल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 60 पे है वो किसकी इक्वल आ गई, यानी कि vi √3/g की इक्वल आ गई। समझ आ गई ये चीज़, नज़र भी आ रही है, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आप 30 के लिए निकालो, जब आप 30 करोगे तो 30 के लिए क्या करना होगा, टाइम फ्लाइट एट 30, फिर इनकी रेशियो मतलब डिवाइड कर देनी है, और कोई नहीं खास बात नहीं है। अब यहाँ पे एंगल कितना रखना होगा 30 डिग्री, अब साइन 30 1/2 होता है, तो ये होगा 2vi डिवाइड बाई जी, और ये 1/2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट एट 30 कितना होगा vi/g, vi/g। अब इन दोनों की रेशियो करनी है जी, क्या करनी है रेशियो,
अब रेशियो कैसे करेंगे आप देख लें, डिवाइड करेंगे दोनों को, मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, दोनों को डिवाइड करने से निकल आएगा। देखें जो टाइम ऑफ फ्लाइट 60 है, एक क्या है दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट 8:30 है, तो व्हाट विल बी द डियर टाइम ऑफ फ्लाइट, कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है तो आप डिवाइड कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट 8:30, टाइम ऑफ फ्लाइट 8:60। मैंने पहले और दूसरे को क्या कर दिया, इस तरह डिवाइड कर दिया। डिवाइड को आप रेशो में समझ के लिख लीजिए, मतलब रेशो में करके इसको लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने 30 के ऊपर क्यों रखा, 16 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ इसने पहले 60 दिया था फिर 30 दिया था, तो फिर 60 ऊपर होना चाहिए। नहीं, जो 60 वाला दिया था वो कितने में था, असल में 30 का था। जो 30 वाला था वो असल में कितने का था, 60 का था। तो 60 की बात पहले हुई, तो इसलिए अब 60 वाला 30 हो गया, तो 30 को मैंने ऊपर रखा, 60 वाला 30 हो गया तो 30 को ऊपर रखा। आपको समझ आई कि नहीं आई? अब देखें 30 वाले की वैल्यू क्या आई थी, वी आई बाई जी, वी आई बाई जी डिवाइड में इस तरह करूंगा ताकि आपको आसानी रहे, इस तरह भी कर सकते हैं, वी आई बाई √3 बाई जी। अब इसको उल्टा सकते हैं आप, वी आई जी, ये तो नहीं उल्टेगा, ये उल्टेगा, जी डिवाइड बाई वी आई √3, तो जी जी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई √3। 1 डिवाइड को रेशो में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, 1:3, 1/√3। तो ये ऑप्शन आपका ठीक होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज जितने भी दें आपको, जितने भी दें, जहाँ से भी दें, आपने एक काम करना है कि उन एमसीक्यूज को आपने करने हैं किस बेस पे, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस बेस पे, उसको सॉल्व करते जाएंगे तो इतना आपके नॉलेज में चीज़ें आती जाएंगी, फीड होती जाएंगी। तो रास्ते मैंने बताया, आपने इस तरह के करके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को करने हैं, सॉल्व करने हैं। जितना सॉल्व करते जाएंगे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, नई बात पता चलती जाएगी। अच्छा आप कहेंगे अच्छा ये भी है, अच्छा इस तरह भी होता है, तो ये चीज़ें आपके जहन में जितनी आएंगी आप इतना मतलब फिजिक्स में अच्छे होते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।